हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा एग्जामिनेशन होता है, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, जिसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। आंसर राइटिंग होता है उसके हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक रहेगा जिसको मैं डिस्कस करूँगा आज, ये हमारा जो जीएस पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जहाँ पर जीएस पेपर 2 में यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कही जाती है, चाहे वो इकोनॉमिकल बातों को लेकर के हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के। वहीं जीएस पेपर 3 में आप बात करते तो इकोनॉमी की बात आ जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पेपर में ये फ़ायदेमंद हो जाएंगे इसके डेटा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया और चाइना का जो भी ट्रेड डेफिसिट होता है, इन दोनों देशों का जिस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडिया और चाइना का जो भी यहाँ पर संयुक्त आर्थिक मंच है, उसमें क्या होता है कि इंडिया और चाइना का एक ग्रुप है जिसे यहाँ पर JEG कहा जाता है, मतलब ज्वाइंट इकोनॉमिक ग्रुप। उसमें क्या होता है कि इंडो चाइना ज्वाइंट इकोनॉमिक ग्रुप ऑन द इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे विभागों में काम किया जाता है, इन पर बात की जाती है। लेकिन हम भी क्या हो रहा है कि अभी ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं हद तक देखा जाए तो जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स की जो भी एक्टिविटी है वो आपस में उसकी जो पॉलिसीज है वो चेंज होने के कगार पर है। तो इन देशों ने किस प्रकार से अभी तक डेवलपमेंट किया है, हमें पुरानी जितने भी यहाँ पर पॉलिसीज़ बनी है उसको थोड़ा देखना होगा, रिव्यू करना होगा, और उसी के आधार पर हम आज जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो हम उसी के आधार पर ही आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, मैं कुछ बैकग्राउंड में लेके चलूँगा, फिर हम वर्तमान में आने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दूं मैं कि एक ग्रुप है जिसका नाम है यहाँ पर भारत चीन संयुक्त आर्थिक समूह, जिसे यहाँ पर ज्वाइंट इकोनॉमिक ग्रुप्स कहा जाता है। वो क्या है कि ये एक मंत्री स्तरीय वार्ता होता है इस समूह में। इसका गठन है 1988 में किया गया था। इसको गठन करने वाले उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, राजीव गांधी, वे चीन के दौरे पर गए थे और उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी उस समय। ऐसी पिछली सरकारें भी लगभग बहुत सारी इवेंट करती आ चुकी हैं। तो 2000 मतलब देखा जाए 2014 तक सितंबर 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके थे, कुल मिला के उस समय तक इसमें 10 JEG ग्रुप्स का मीटिंग हो चुका था, जो कि 2014 वाला था वो बीजिंग में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो भी यहाँ पर कार्य करना है उसमें सहमति ज्ञापित करी थी कि दोनों एक साथ काम करेंगे। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 2012 में भी ये मीटिंग हुआ था, उससे 2 साल पहले ये 9वां मीटिंग था। इसमें भी दोनों देशों ने जो व्यापक रूप से आपसी व्यापार है उसको बढ़ाने की बात कही थी। जो भी उसमें घाटा है, वर्किंग ग्रुप्स हैं, उसको स्थापित करने की बात कहा था उस समय। तो अब हम बात करते हैं कि 2011 में क्या हुआ था इस मीटिंग में। तो देखिए, 2011 का जो JEG था उसमें सह अध्यक्षता दोनों देशों ने, एक के जो वाणिज्य मंत्री थे उस समय के तत्कालीन, उन दोनों ने किया था। दोनों देशों ने ये कार्य योजना बनाई थी कि किस प्रकार से कम समय सीमा, इसके बाद दीर्घकालीन रोड मैप बनाना है, जिसके तहत लगभग 51 बिलियन US का जो द्विपक्षीय घाटा है दोनों देशों के मध्य, उसको यहाँ पर कम किया जा सके। फिर दोनों देशों के जो मंत्री थे यहाँ पर, वाणिज्यिक मंत्री, ये लगभग संतुलन और सतत द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपस में जो भी कटिबद्धता हो सकती, जो भी यहाँ पर वार्तालाप हो सकता, उसको करने के लिए सामने आए थे। उस समय क्या था कि देखिए, 2014 में, सितंबर 2014 में जो हस्ताक्षर हुए थे जिस डॉक्यूमेंट पे, उसका नाम क्या था कि आर्थिक एवं व्यापार सहयोग के लिए 5 वर्षीय विकास कार्यक्रम, मतलब 2014 से 2019 तक ये कार्यक्रम को लेकर के आया गया था। इसके साथ दिसंबर 2014 में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर 2019 तक द्विपक्षीय व्यापार संतुलन के लिए समझौता ज्ञापित किया गया था। तो ये 2014 से लेकर के 19 तक का ये प्रोग्राम लेकर के आया गया था, मतलब 5 वर्षों का, जो कि ये पूरा हो चुका है। अब 2020 में हम आ चुके हैं। तो हम ये देखने में आता है कि देखिए, चीन की अगर हम बात करें तो हम उससे क्या मतलब भेजते हैं, उसे हम चावल, रेड पीस भोजन, सोया भोजन, अनार और अनार का छिलका, भिंडी, केला, अन्य फल एवं सब्जियां से संबंधित भारतीय कृषि उत्पादों के साथ साथ बोवाइट मीट के बाजार तक पहुंच को भी जो भी संवर्धित करने के लिए है वो प्रतिबद्धता दोहराई गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम चाइना में भेजते हैं। फिर आप अगर देखते हैं दोनों देशों के निवेश को लेकर के या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा से कहीं ना कहीं चीज़ों का डिस्प्यूट रहा है, खासकर टैरिफ को लेकर के। टैरिफ
जो है कई बार ऐसा बात आता है कि चाइना अपने मार्केट में जो इंडियन मार्केट्स हैं उन पे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो वो जो मार्केट्स हैं उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है हमारे इंडियन मार्केट्स को, ऐसा भी बात आता है। फिर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि भारत और चीन का जो भी द्विपारिक मतलब बायलैटरल जो ट्रेड है उसका क्या परिदृश्य है, उसमें किस प्रकार के मतलब यहाँ पर आयात और निर्यात होते हैं, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ये हमें समझना होगा। अगर ये हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया मार्केट का चाइना के मार्केट में कितना एक्सेस है और चाइनीज़ मार्केट का इंडियन मार्केट में कितना एक्सेस है। यदि हम दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा और इजी वे में समझ में आने लग जाएगा कि आखिरकार हमारे देश को नुकसान कहाँ पे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो डेटा है कुछ पुराने हैं, मतलब एक डेढ़ साल पुराने डेटा है ये, तो इस पे आप डेटा को थोड़ा सा रिव्यू कर लेना जब भी आप एग्ज़ाम देने जाना। तो देखिए अप्रैल 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल 2000 से लेकर के 2017 तक भारत को चीन से 1.78 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था। मतलब ये सारे के सारे जो 1.78 बिलियन डॉलर है वो इंडियन मार्केट में निवेश किए गए थे। फिर उस समय का जो तत्कालिक महीना था, मतलब चालू वित्त वर्ष था, उसमें अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान चीन के साथ भारत का जो व्यापारिक घाटा था वो 36.73 बिलियन का था। मतलब आप सोचिए इतना घाटा है और निवेश उसका बहुत ही कम परसेंट हो पा रहा है। फिर यहाँ पर चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2015-16 में 52.69 बिलियन था, जो कि 2000 आप देखेंगे 16-17 में ये थोड़ा सा कम हुआ था, 51 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ था। मतलब थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन हमें और भी कम करने की ज़रूरत थी उस समय। फिर इसके साथ साथ देखेंगे आपके भारत और चीन का जो द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्तीय वर्ष में देखेंगे तो 70.17 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 71.42 बिलियन हो गया था 2016-17 में। तो ये भी यहाँ पे डेटा बढ़ा है दोनों देशों के मध्य जो भी यहाँ पर ट्रेड होता है। फिर आप देखेंगे कि दोनों ही देश दुनिया के सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जहां विश्व की लगभग 35% आबादी निवास करती है, भारत और चाइना अकेले में। चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। तो देखा जाए तो दोनों के पास है जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है और मार्केट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर इसके साथ साथ ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो वैश्विक जीडीपी है उसका 20% योगदान ये दोनों देश मिलकर के देते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक जो व्यापार होता है, द्विपक्षीय जो व्यापार होता है, उसमें वैश्विक व्यापार का मात्र 1% से भी कम है। मतलब वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो ये दोनों देश मात्र 1% ही ट्रेड कर पाते हैं। व्यापार घाटे की समस्या दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार की राह में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हमने बात किया व्यापारिक घाटे की, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो अब हमें समझना होगा कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, क्यों ये चिंता का विषय है दोनों देशों के लिए और खासकर भारत के लिए। तो देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो इसे ट्रेड घाटा कहते हैं। इसे नकारात्मक व्यापार संतुलन या मतलब नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। मैं इसको सामान्य सी भाषा में बताता हूँ। सपोज दैट आप एक व्यापारी हैं और आपका दोस्त भी एक व्यापारी है। आप अपने सामान को आपके दोस्त के पास ज़्यादा भेज देते हैं, लेकिन आप उसे खरीद के नहीं लाते हैं। तो क्या होगा, कारण ये होगा कि उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसको घाटा होगा, क्योंकि उसका सामान तो आप खरीद ही नहीं रहे हो, बस वो आपका सामान खरीदे जा रहा है। तो एग्जैक्टली भारत के साथ भी यही हो रहा है। भारत क्या है कि चाइना से सामान तो खरीद लेता है, लेकिन चाइना भारत का सामान नहीं खरीदता है। तो घाटा किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। उनको तो मार्केट मिल गया, हमें मार्केट नहीं मिल रहा है। तो एग्जैक्टली वही होता है जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो इसको ही कहा जाता है व्यापार घाटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पष्ट है कि जब आयात अधिक होता है, मतलब किसी दूसरे देश से हम ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं, तो क्या होता है कि उसको जो एक सार्वभौमिक जो करेंसी माना जाता है वह डॉलर माना जाता है। तो हमें उसका भुगतान दूसरे देश को डॉलर में करना होता है। तो डॉलर में करने से क्या होता है कि उस डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ जाता है। और उस डिमांड के बढ़ने से क्या होता है कि जो देश है जो उसको खरीद रहा है उसके देश की जो करेंसी वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमें हमारे खुद के देश की करेंसी में उसका भुगतान नहीं करना, डॉलर में करना है। डॉलर को खरीदेंगे तो उसके डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो जो खुद की मतलब जो हमारे देश की करेंसी है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये हमेशा से पॉलिसी बनती है। इसलिए भारत अभी आप देखते हैं कि जैसे डॉलर ऊपर जाता है इंडियन करेंसी का वैल्यू डाउन हो जाता है। तो ये एक मेन कारण होता है।
और रुपए के कमज़ोर होने से हमारी जो आर्थिक स्थिति है हमारी कंट्री की, और जो मतलब हमारा मार्केट वैल्यू है वो भी कमज़ोर हो जाता है। फिर इसके साथ साथ इस तरह व्यापार जो होता है वो बहुत महंगा साबित होता है दोनों देशों को मध्य और खासकर भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। इसके विपरीत निर्यातकों को फ़ायदा होता है। मैंने बताया आपको क्यों होता है, क्योंकि वे डॉलर को उनको दिया जाएगा तो डॉलर की वैल्यू तो पहले ही बढ़ रही है, तो उस देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और चाइना का इस समय जो आप देखेंगे कि जो 14 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो चुकी है, वो क्या कारण है? यही कारण है। इसलिए उनकी जो इकॉनमी हो 14 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का इकोसिस्टम बनाया। वो बहुत कम देशों के साथ इंपोर्ट करते हैं, बस एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करते हैं वो, ये कारण है बेसिकली। फिर व्यापार घाटे में केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि चालू घाटे में मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट में अदृश्य मदों तथा सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। जो घाटा होता है मतलब एक तो डेफिसिट होता है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसमें क्या होता है कि उसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, चाहे उसमें आईटी सर्विसेज हो या फिर हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पर आप जो हॉस्पिटलिटी करते हैं, आप जो खाना उपलब्ध कराया जाता है कई जगह पर यहाँ पर आप रेस्टोरेंट की चेन्स होती हैं, होटल्स की चेन होती है, तो ये एक हॉस्पिटलिटी में आ जाता है, सर्विस में आ जाता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में इसे भी काउंट किया जाता है। तो ये तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड डेफिसिट में बस हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के जो कारोबार है उसको देख रहे हैं हम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। अगर इन दोनों को देखा, इसको भी ऐड किया जाए करंट अकाउंट डेफिसिट को, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि व्यापार के मामले में भारत हमेशा से घाटे की स्थिति में रहा है, क्योंकि भारत के समग्र आयात में जो कच्चे तेल की हिस्सेदारी वो बहुत अधिक है। हम कच्चे तेलों को दूसरे देशों से मंगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा चुनौती है सबके लिए, खासकर हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें भुगतान करना होता है किसमें? डॉलर में। फिर इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़े घाटे का कारण है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा नकारात्मक वैल्यू भी दे देता है। फिर भारत में कच्चे तेल की मांग का जो मेन कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, मोस्टली जो पर्सन्स है वो प्राइवेट व्हीकल्स का भी यूज़ करते हैं। आप दिल्ली में देखते हैं पोल्यूशन का जो रीज़न है वही हो जाता है। फिर कच्चे तेल का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो हमेशा डॉलर की डिमांड करता है, क्योंकि उन्हें डॉलर की ही लेना है, उसका जो भुगतान होगा वो डॉलर में ही होगा। बहुत कम देश हैं जो कि इंडियन करेंसी में उसका भुगतान करवाते हैं, तो ये भी एक चुनौती है। फिर आप देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हैं वो कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। बढ़ जाती है तो भी डॉलर में उसका भुगतान करना, और घट जाती है तब भी डॉलर में भुगतान करना। जैसे कि वर्तमान में आप देखेंगे जो कच्चा तेल हो, क्रूड ऑयल है, उसका जो कीमत है वो बहुत डाउन हो चुका है, तब भी हम डॉलर में भुगतान कर रहे हैं। इवन जब वो 60+, 70+ हो जाता है, 100+ हो जाता है, तब भी डॉलर में करते हैं। तो ये एक चुनौती रहती है हमेशा से, जो कि व्यापार घाटे को भी बढ़ा देता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके क्या होता है कि जो स्थानीय कंपनियां होती है उसको जो व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, इससे बाहर निकालना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब उन्हें घाटा होता है तो ये बहुत बड़ा चुनौती पेश करता है। और फिर इसके साथ साथ मैं बताता हूँ आपको कि जो चाइना और इंडिया, इसके बाद चाइना और यहाँ पर यूएसए, इन दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, खासकर यूएसए इसमें बहुत ही अग्रेसिव है पिछले कुछ सालों से। आप देखेंगे पिछले 1-1.5 सालों से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम और कॉपर, इनके ऊपर जो भी यहाँ पर होता था, यहाँ पर डंप चार्ज लगाना शुरू कर दिया था। फिर इसके साथ साथ उन्होंने चाइना के साथ बहुत सारी पॉलिसीज चेंज कर दी। उन्होंने चाइना के प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बुलाया जाता था, भेजा जाता था। तो उसको लेकर के द्विपक्षीय व्यापार में उच्च व्यापार घाटे लगभग यहाँ पर 370 बिलियन के कारण अमेरिका में 20 लाख नौकरियों को नुकसान का हवाला देते हुए चीन से लगभग 60 अरब डॉलर के आयात का शुल्क आरोपित किया था। ये कारण था, क्योंकि 360-70 बिलियन जो डॉलर है उसके कारण 20 लाख नौकरियां जा रही थी अमेरिका में। तो ये सारा एक एनालिसिस था जो कि मैंने आपको करके बताया कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो किस प्रकार से नीचे आ रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का जो है देखा जाए 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचने वाली है। लेकिन आप जॉब देखेंगे तो लगभग 45 ईयर्स में बहुत ही कम जॉब यहाँ पर क्रिएट हुआ है। सबसे ख़राब परफॉर्मेंस माना जाता है यहाँ पर NSSO NCSO के द्वारा अभी तक के डेटा, अगर आप आंकड़े स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो भारत ने इस पैंडमिक में अपनी नीतियों को चेंज किया है। अब और भी जो नई पॉलिसीज़ बनाई जाएगी वो और भी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव नेचर की हो जाएंगी, क्योंकि इस समय सारे देश
खुद को प्रोटेक्टिव नेचर से देखना चाहते हैं, खुद की जो इकोनॉमी है उसको सस्टेन कराना चाहते हैं, खुद के जो लोग हैं उनको नौकरी देना चाहते हैं। और जो पैंडमिक हुआ है इस वजह से बहुत सारे चाइनीज़ में जो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड एजेंसीज़ और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ थी, एमएनसी कंपनीज़ पे सभी छोड़ करके बाहर निकल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है चाइना के लिए, चाइना की इकोनॉमी के लिए, और उन देशों के लिए फ़ायदेमंद है जो इस अवसर का मतलब इस चुनौती को अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसी का नतीजा आप देखते हैं कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ के जो कंपनीज बाहर निकलते थे, चाइना अपने आसपास के पड़ोसी देशों से खासकर एग्रेसिव रूप से नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी मैंने कई वीडियोस में चर्चा करी है, आप उन्हें देखिए। और मैं इसमें बस आपको बताना चाह रहा था इस इकोनॉमी के बारे में, किस प्रकार से ये आपको समझना है चीज़ों को। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये आंकड़े जो होते हैं ना, यही फ्रेमिंग होता है। इनके आंकड़े को आप न्यूज़पेपर में जा कर के चेक कर लें, इंटरनेट पर जाइए, न्यूज़ सेक्शन में जाइए और वहाँ से चेक कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएंगे, वो आपको और ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाएंगे। ये बस फ्रेमिंग करने का तरीका बताया मैंने कि इस प्रकार से आप फ्रेमिंग कर सकते हैं लिखते समय या किसी डिबेट में। तो चलिए, आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अन्य प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें और जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। सो चलिए, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।